हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम बडी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब कुछ आपके एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन जो सिस्टम है जिसमें हम लोग पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। साथियों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, इस टॉपिक से कम मेरा ये मानना है 3 क्वेश्चन, मतलब 12 से जो 15 आते हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से मिल जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। असल में ये बात आती कहां से, घटना आती कहां से है? देखिए, जब हम बात करते हैं मनुष्य में जो पूरा दंत तंत्र है तो इसकी कुछ खासियत है किसमें? मनुष्य में, यानी ह्यूमंस में। सबसे पहली बात कि जो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विवार दंती। द्विवार दंती। ये द्विवार दंती का मतलब क्या है? जीवन में ये 2 बार उगते हैं या प्रोपोगेट होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, ठीक है, यानी कि मिल्क टीथ। और यहीं पर आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि मिल्क टीथ यानी कि जो दूध के दांत होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? ये संख्या होती है 20। यानी ये 20 टीथ कैसे होते हैं पहले आप समझ लीजिए। ये 20 टीथ कैसे होते हैं तो मैं आपको बता दूं ये 20 टीथ कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि कई बार आते जाते रहते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। समझिएगा ध्यान से। और जितने मेरे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़े हैं वे सब इस सेशन को शेयर भी करें और बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें। दूध के दांत। और एक वे होते हैं जो परमानेंट यानी स्थायी टीथ होते हैं। कैसे होते बेटा? स्थायी, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हम बात करें डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र, देखिए दंत सूत्र की बात करें तो उससे पहले हम जरा ये समझ लें कि अगर हम टीथ की बात करें तो किस प्रकार से टीथ मिलते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम बीच से पार्ट कर दें एक जबड़े का इस तरीके से और एक साइड की बात करें किसमें? बच्चों में, तो उनके 2 ये प्रारंभिक दांत होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग इंसीजर कहते हैं। और एक ये होता है जिसको हम कैनाइन टीथ कहते हैं। फिर आता है इसमें प्रीमोलर्स और उसके बाद में पीछे की ओर आते हैं मोलर्स। लेकिन यहां पर याद रखिएगा जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए मैं बात बता रहा था कि ये मान लीजिए कि टीथ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यह पार्ट कर दिया हमने, ठीक है। और 2 पाए जाते हैं इनके इंसीजर। ध्यान दीजिए 2 होते हैं बेटा इंसीजर्स, ठीक है। और एक पाया जाता है कैनाइन टीथ। लेकिन प्रीमोलर नहीं होते हैं। और पीछे को जो दाढ़ के दांत होते हैं यानी मोलर्स वो 2 संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स। तो यहां पर आप देखें जो इंसीजर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 2। कैनाइन की संख्या कितनी है? 1।
और जो प्री मोलर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 0। लेकिन जो मोलर्स है वो कितने? 2। तो 2 4 और 1 5, यानी एक साइड में बेटा 5 आ गए, एक साइड में 5 आ गए, और ऐसे ही एक साइड में 5 आ गए, यानी ऊपर की ओर कितने हो गए? ऊपर 10, और ऐसे ही 10 नीचे। यह है आपका डेंटल फार्मूला किसका? बच्चों का। ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप जानते हो तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब बात करें वयस्कों की। देखिए, वयस्कों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, एडल्ट्स की। उसमें क्या होता है? उसमें अगर आप समझे, ये ऊपरी जबड़ा एक प्रकार से, और सबसे पहले यहां पर 2 मिल जाते हैं हमको, 2 हमें मिल जाएंगे क्या? जो इंसीजर हैं, और एक मिलेगा आपको कैनाइन टीथ। फिर मिलते हैं हमको क्या? 2 मिल जाते प्री मोलर्स, और पीछे की ओर जो बड़े वाली दाढ़ जिसको बोलते हैं वो हमारे क्या है? मोलर्स। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो 2 की संख्या में हमको क्या मिल गए? इंसीजर्स, ठीक है। 1 की संख्या में क्या हो गया? कैनाइन हो गया बेटा। और 2 हमारे यहां पर क्या है? ये प्री मोलर्स हैं। और 3 की संख्या में, ध्यान दीजिएगा, 3 की संख्या में मोलर्स है। डन। अब आप देखें, इंसीजर की संख्या कितनी है? 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की 2, और मोलर्स की 3। यानी कि हम देखें 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 एक साइड में और 8 एक साइड में, यानी कि ऊपर कितने हो गए? 16, और नीचे कितने हो गए बेटा? 16, यानी कि 16 16 32। यह भी याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें, जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो कैनाइन होते हैं वे 1 होते हैं। प्री मोलर्स की बात कर ली जाए तो ये 2 होते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो 3 होते हैं। ऐसे ही ऊपर होता है, इसीलिए क्या बनता है? 2 1 2 3, यानी 21 23 जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया वयस्कों में। ये बेटा क्या हो गया? वयस्कों में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो टीथ होता है बेटा, टीथ, मनुष्य के जो टीथ होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, मनुष्य के टीथ की एक खासियत यह भी है कि ये डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है समझिएगा आप। डाइफायोडोंट, ठीक है, डोंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट समझिएगा बेटा, एक पॉइंट और, ये कैसे होते हैं? ये थीकोडोंट होते हैं, थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब होता है कि मसूड़ों में धसे होना, ठीक है, मसूड़ों में धसे होना, ठीक है। और एक खासियत इनकी है, इनको हेट्रोडोंट भी कहते हैं। क्या है बेटा? हेट्रोडोंट ये किस वजह से बोले जाते हैं? क्योंकि आप देखो इनको, अच्छा इनको विषम दंती भी कह सकते हो, हिंदी में समझोगे तो और आसानी हो जाएगी। विषम दंती मतलब कि एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, एक जैसे नहीं होते बेटा, विषम दंती। देखो ना, अगर आप देखो, ये जो इंसीजर होते हैं ये एक बाइट यानी काटने के काम आते हैं, काटने के। वहीं पर जो इंसीजर होते हैं वो बेटा चीरने या फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और प्रीमोलर्स और जो मोलर्स होते हैं ये चबाने के काम आते हैं, चबाने के, ठीक है, आप समझिएगा। और इनके आकार भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो टीथ होता है, टीथ जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक टीथ होता है उसमें मेन रूप से उसके 3 पार्ट बोले जाते हैं। 3 पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सबसे निचला जो कि मसूड़ों में धसा रहता है वो इसका रूट पार्ट कहलाता है, रूट पार्ट यानी कि जड़ वाला। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, जहां से ये वाला पार्ट, ये इसका नेक पार्ट कहलाता है, नेक। और ऊपर का ये जो निकला हुआ सफेद भाग, जो दांत दिखते हैं, जो पार्ट हमको दांत का दिखाई देता है, या इसका क्राउन पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्राउन। और ध्यान रखिएगा, दांतों के ऊपर जो आप व्हाइट कवरिंग देखते हैं, व्हाइट कवरिंग, ठीक है, ये इनेमल जो एक मटेरियल है,
इनेमल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इनेमल पार्ट कहलाता है, वाइट जो पार्ट है इसका। तो इस प्रकार से दांत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के डेंटल फार्मूले की हमने बात कर ली, और एडल्ट्स में बात की, और बच्चों में बात की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मैं आपको बता दूं, अगर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। यह एक मनुष्य का मैं छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूं, और पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए, और देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, इसको जितना आप डिस्कस करेंगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको रटने के चाहें जितना प्रयास करें, ये रटने से आपको नहीं आएगा, ठीक है। रटने की कोशिश भी ना करिए। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स की जब बात करते हैं, जो कंप्लीट आहार नाल होती है, क्या है बेटा? आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, जो कि मुख से लेकर के, ध्यान रखिएगा, मुख से लेकर के गुदा तक, गुदा यानी जहां से मल त्याग करते हैं, ठीक है, मुख से प्रारंभ होकर के गुदा भाग तक जाती है। ये रहा गुदा भाग। देखिए, अब इसमें अगर हम ध्यान दें, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते बेटा? मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि ब्यूकल कैविटी। इसमें क्या क्या आता है? कंप्लीट माउथ है, जिसमें कि लिप्स, टंग, टीथ, पीछे एक भाग है, टंग के ठीक पीछे का भाग फेरिंग्स, ठीक है, यानी ग्रसनी, ग्रसनी। ये आती है फूड पाइप, फूड पाइप जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, या इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। या आ गया आमाशय, आमाशय, ठीक है, या क्या आ गया? आमाशय। आमाशय से नीचे आ जाइए, ये है छोटी छोटी आंत, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये लगभग 2.5 फीट की बड़ी आंत, बड़ी आंत। यकीन मानिए, बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट, कोई चीज पर भी आपको एक्स्ट्रा विचार नहीं करना है, बिल्कुल यही मिलेगा। मुख गुहा, मुख गुहा में टंग जो होती, जीभ के पीछे का पार्ट जो कि ग्रसनी है, उसके नीचे आ जाइए, ये एक पाइप आता है जिससे भोजन नीचे पेट में आता है। बेटा इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। अब ग्रास नली अंत में किस में हो गई कन्वर्ट? एक प्रकार से आमाशय यानी कि पेट में। पेट आगे जाकर के ध्यान दीजिएगा, एक छोटी आंत जिसकी चौड़ाई बहुत कम होती है लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा होती है। छोटी आंत को बोलते हैं इसलिए छोटी आंत क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वह जो है वो पतला होता है। बड़ी आंत को इसलिए बड़ी आंत बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर देखिए मोटी है, चौड़ी है ना, चौड़ी है, जबकि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो बड़ी आंत होती है वह 2 से 3 फीट लंबी होती है। यह बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको बता दूं, मनुष्य में भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। यह पॉइंट आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। क्या पॉइंट है बेटा? मनुष्य में जो भोजन का पाचन है, ठीक है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। और यह क्वेश्चन कई बार आया है। बात आती है कि मुख में ऐसा क्या है जिससे हम ये जान लें कि मुख में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। बेटा ध्यान रखना, हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। ओके, अच्छा, लार ग्रंथि से जो है, लार ग्रंथि से टाइलिन, क्या, कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। बात यह आती है कि यह टाइलिन नामक एंजाइम बेटा किस पर वर्क करता है, करता क्या है? तो ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है, ये हमारे भोजन में जो स्टार्च है, ध्यान रखिएगा, स्टार्च, जैसे कि जो चावल खाते हैं आप, उसमें प्योर स्टार्च होता है। आटा जो होता है वह भी एक प्रकार से पूरा स्टार्च की फॉर्म है। बात आती, सर ये स्टार्च होता क्या है? बहुत सिंपल, स्टार्च कुछ और नहीं है, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना।
ध्यान रहेगा, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा और सुन लो, कैसा कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड है। ठीक है, देखिए आपको बता दूं, जो घर में शक्कर खाते हैं अपना, शक्कर 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 याद रखिएगा, जिसको हम केन शुगर या गन्ने की शक्कर बोलते हैं, गन्ने की शक्कर, वह भी क्या है, एक सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन याद रखिए ये कैसी शक्कर होती है, डाई सैकेराइड। कितनी इंफॉर्मेशन है आपके एक क्वेश्चन में। मैंने आपको क्या बताया, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ बेटा मुख से प्रारंभ हो जाता है, और किसकी वजह से, टाइलिन नामक एंजाइम, किसके द्वारा, लार ग्रंथि के द्वारा। यह भी याद रखिएगा, जो मनुष्य के शरीर में जो लार ग्रंथि होती हैं, मनुष्य में क्वेश्चन आया है, और अगर कोई जानता हो तो कमेंट करके तुरंत बताए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, फटाफट मुझे आंसर दीजिए, कितनी जोड़ी, कितने जोड़ी लार ग्रंथि। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा, मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ा जीभ के ठीक अगले सिरे पर होता है, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल। दूसरा जोड़ा जीभ के ठीक पीछे की ओर होता है, जिसको बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, और तीसरा जोड़ा जो होता है वो कान के ठीक नीचे होता है। ठीक है, तीसरा जोड़ा कहां पर होता है, कान के ठीक नीचे, जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये तीन जोड़ी पाई जाती है, और याद रखिएगा एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं बेटा, गलसुआ। ध्यान रखिएगा, गलसुआ एक वायरस ओरिएंटेड डिजीज है। इस बीमारी को इंग्लिश में मम्स भी बोलते हैं, मम्स डिजीज। याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि कान के नीचे जो पाई जाती लार ग्रंथि है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर भोजन यहां पर डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ता है। याद रखिएगा साथियों, जो ग्रास नली है यानी जो ओइसोफेगस है, यहां पर किसी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह आया है कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है, उसमें किस स्थान पर भोजन का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, ये जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं आप, है ना, मुख के ठीक नीचे गले से उतरता हुआ भोजन जहां पर जाता है, जिसको ग्रास नली या ओइसोफेगस कहते हैं, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता। सिर्फ म्यूकस होता है, बहुत ही चिकना पदार्थ, जिसकी सहायता से भोजन जो है मुख से नीचे पेट में आ जाता है। अब बात करें पेट की, तो भाई पेट में आ गया, पेट में जो है हमारा भोजन सबसे ज्यादा मिक्सअप होता है किसके साथ में, HCl। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। याद रखिएगा, इसीलिए जो पेट होता है यानी कि आमाशय, इसका pH मान 2.5 इसका pH मान रहता है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा, मनुष्य का जो पाचन है वह मुख से प्रारंभ हो गया, लेकिन मुख में याद रखिएगा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। अब यहां पर आ गया पेट में। पेट में याद रखिएगा, पेट में जो है पेप्सिनोजन नामक एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज नामक जो है वो वसा का भी करेगा, और इसलिए यहां पर प्रोटीन और वसा के दोनों का ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। आगे जाता है भोजन का छोटी आंत में, और ये जो छोटी आंत है ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और मनुष्य का सर्वाधिक जो पाचन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत में ही संपन्न होती है। और यही प्रश्न है आपका। प्रश्न देखिए क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। प्लीज कमेंट करके बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, और वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना साथियों, छोटी आंत में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको आंतरी रस बोलते हैं, यानी इंटेस्टाइनल जूस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट घटना और घटती है, छोटी आंत में ही पाचन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन।
अवशोषण, बेटा जो कुछ प्रोटीन थी अपनी सिंपल फॉर्म में टूट गई, जितना फैट था वो फैटी एसिड में टूट गया, जो कार्बोहाइड्रेट था मोनोसेक्राइड में टूट गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट गई, और ये टूटने के बाद में इसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। बायोलॉजिकली याद रखें, डाइजेशन का मतलब ही यही है कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होकर के किस में चले जाते हैं बेटा, किस में जाते हैं, एब्जॉर्ब होकर के ये ब्लड में चले जाते हैं। कंप्लीट बायोलॉजी सीखिए, बहुत ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं बता रहा हूं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद में किस में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से बेटा वो सेल्स में जाते हैं, टिश्यूज में जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि सबसे अधिकांश भाग किस में संपन्न हो जाता है डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात आप करो कि सर ये जो बड़ी आंत है ना, ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का क्या रोल है, तो साथियों याद रखिएगा, बड़ी आंत के बारे में बता रहा हूं, बड़ी आंत के बारे में, इसका इंपॉर्टेंट रोल समझ लीजिए, बहुत कम जगह पढ़ा होगा आपने। बड़ी आंत में जो अतिरिक्त पानी है, अतिरिक्त जल प्लस जो खनिज लवण है, खनिज लवण है, इनका एब्जॉर्प्शन अगर कहीं पर होता है तो बड़ी आंत के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। बेटा किसका, अतिरिक्त जल की मात्रा और खनिज लवण की। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न पे चले, यदि कोई जानता तुरंत बताए। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। अब देखिए, पाचक एंजाइम नहीं है बेटा। पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन नामक, रेनिन बेटा जो है वह किसका, वो भी कैसिन नामक, ध्यान दीजिएगा, कैसिन नामक एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, इसका पाचन करता है। एमाइलेप्सिन याद रखिएगा, यह भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो इंसुलिन है बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे। ये क्या है, ये एक बेटा हार्मोन है। कौन मुझे बताएगा ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन है या किसके द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखें, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है साथियों, यह पैंक्रियास के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, पैंक्रियास के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं अग्न्याशय, ठीक है, पैंक्रियास के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैंक्रियास यानी अग्न्याशय में भी एक इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको बीटा सेल कहते हैं बेटा, उसके द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और करता क्या है, याद रखिएगा, ये रक्त के अंदर, रक्त में जो ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ग्लाइकोजन नामक पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। यह है इसका काम, और ये एक एंजाइम नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक हार्मोन है। आगे चलें, अगला पॉइंट अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। देखिए, इसकी बात मैंने की थी, और ध्यान रखिएगा, इसकी जब मैं बात कर रहा था तो साथियों ध्यान रखिएगा, अभी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, उसमें आपने देखा, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो सेलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ठीक, अच्छा अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसकी चर्चा अभी हमने की, अभी आपसे बातचीत की कि जो लार होती है, याद रखिएगा, लार जो है वो एक तो लार
ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कई बार साथियों क्वेश्चन ये आता है कि जो लार ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित जो लार है उसमें कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है 98% जो है वह जल ही होता है। ठीक है, 98%। बात यह आती है कि लार का जो पीएच मान है, साथियों ध्यान दीजिएगा, जो पीएच मान है ना वो 6.8 होता है। यानी यहां भी याद रखिएगा कि जो लार होती है वह उसका मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। ध्यान रखिएगा कैसा मीडियम बेटा, एसिडिक मीडियम है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि इसमें देखिए रेनिन नहीं है, टैनिन नहीं है, रेजिन नहीं है, बट टाइलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है बेटा, स्टार्च को ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूं, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता किसमें, माल्टोज शुगर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जो माल्टोज शुगर है या एक स्वाद में स्वीट यानी कि मीठी शर्करा है। अब आप देखिए क्वेश्चन ये आता है कि भाई रोटी को अधिक देर चबाने पर वह हमें मीठी क्यों प्रतीत होती है, क्योंकि जो रोटी है उसमें स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, अब स्टार्च का कन्वर्जन कर दिया किसमें, लार ने, वो कर दिया माल्टोज शुगर में। इसीलिए माल्टोज शुगर के बनने की वजह से रोटी जो है वो मीठी प्रतीत होने लगती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है? अभी हमने बताया आपको कि लार जो है वो पाचन करती है स्टार्च का। ठीक है, जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं आपको बार बार इसलिए इनको लिख देता हूं क्योंकि जब आपके सामने ये शब्द आ जाएंगे ना, यकीन मानिए एकदम से आप पहचान नहीं पाएंगे। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स आप नहीं पहचान पाओगे। अगर जानते हो तो बताइए मुझे जरा। एक टर्म आता है सेलुलोज, जरा मुझे सिर्फ बता दीजिए कि यह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो भी जानता हो फटाफट कमेंट कर दे, जो भी जानता हो वह इसमें कमेंट करके बता दे कि किस प्रकार का ये एक सैकेराइड है। तो याद रखिए यह भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। और सबसे बड़ी बात, जो प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट जो सेल होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। प्लांट की सेल नहीं बल्कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। और याद रखिएगा ये जो पेपर है जब प्लांट से बनाया जाता है तो जो पेपर होता है, पेपर की लुगदी जो बनाई जाती है, एक्चुअल में वो क्या होती है, सेलुलोज ही होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलें, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? देखिए अभी हमने बातचीत की थी कि जो स्टमक होता है ना, या हमारा जो आमाशय है, याद रखिएगा आमाशय, मैं इसकी बात बता दूं आपको। आमाशय के मेजर 3 पार्ट माने गए हैं। एक पार्ट इसका कार्डियक कहलाता है, कार्डियक। बीच का पार्ट इसका फंडिक पार्ट कहलाता है, और आगे का पार्ट, ये जो पार्ट है यह जो है पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो स्टमक होता है सबसे मेजर रूप से किसका प्रोडक्शन करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी प्रेजेंस की ही वजह से याद रखिएगा स्टमक का जो पीएच मान है वो लगभग 2.5 रहता है, हाईली एसिडिक। चले भाई अगले प्रश्न पे चलें।
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किससे बनी होती है, याद रखिएगा। प्रोटीन की यूनिट की बात आ जाए तो प्रोटीन बनी होती किससे? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बेटा। और जो अमीनो एसिड है, याद रखिएगा, अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 20 टाइप्स के, जिनसे हमारे लिए आवश्यक प्रोटीन बनती है। इनमें से भी याद रखिएगा जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। किससे बेटा? भोजन से। और जो 10 होते हैं वो उन शेष अन्य जो 10 अमीनो एसिड हैं उनका हमारा शरीर बनाता है, हमारा शरीर स्वयं बनाता है। अब साथियों यहाँ समझना, ये जो 10 हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं इनको बोला जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, इनको बोलते आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक है, और ये 10 चूंकि हमारे शरीर में ही बनते हैं इसलिए ये अनावश्यक हैं, ये उतने आवश्यक नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड्स हमारे जब भोजन के माध्यम से मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनती है? याद करिए, जब मैंने आपको टॉपिक एक पढ़ाया था सेल यानी कि कोशिका, कोशिका, ठीक है, कोशिका, कोशिका में मैंने आपको एक सेल ऑर्गेनेलिज बताया था जिसका नाम क्या था? राइबोसोम। और याद करिए इस राइबोसोम के लिए मैंने लिखा था ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, कैसे? जब डीएनए जो है, ध्यान दीजिएगा, ये रही सेल, ये रहा न्यूक्लियस, इसमें कौन है? डीएनए। डीएनए क्या करता है? एक आरएनए का निर्माण करता है जिसको एमआरएनए बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसका नाम ही क्या है? संदेशवाहक आरएनए। अब आप देखिए ये संदेशवाहक आरएनए आ जाता कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यहाँ एक और आरएनए पड़ा होता है जिसको बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये लेकर के अमीनो एसिड जुड़ता चला जाता है। किसकी सहायता से? राइबोसोम्स की सहायता से। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और यही प्रक्रिया लगातार होती रहती है और प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या बोला गया बेटा? राइबोसोम्स को बोला गया साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन निर्माण का स्थान। आप कहोगे सर जी कौन सी प्रोटीन होती? अरे भाई हमारे ये जो हेयर, ये नेल्स, बाल, नाखून केराटिन प्रोटीन के बने हैं कि नहीं बने हैं? शरीर के अंदर सोचिए, हमारी मसल्स में पाई जाने वाली, मांसपेशियों में पाई जाने वाली एक्टिन एंड मायोसिन नामक प्रोटीन होती है कि नहीं होती है? शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है वह भी तो हमारे शरीर में ही बनती है। ऐसे न जाने कितनी तरह की इलास्टिन नामक प्रोटीन होती है जिसका निर्माण शरीर के अंदर ही तो होता है। ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन वह हमारे शरीर में ही तो बनती है। ठीक है, आप देखिए जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में जो आप देखोगे हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन नामक क्या है? प्रोटीन ही तो है। और ये सब कहाँ बनती हैं? शरीर में ही तो बनती हैं। इनके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी सेल्स जिम्मेदार होती हैं। और इनके निर्माण के लिए आवश्यक क्या है बेटा? अमीनो एसिड। तो 10 तो हमारे शरीर में ही बनते हैं, लेकिन 10 हमको भोजन के माध्यम से चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगले प्रश्न पे चलें। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल के स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा स्टार्च जो है फाइनली वो टूट जाएगा किसमें? स्टार्च जो है वो टूटेगा किसमें? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? साथियों वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को जमा करता है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है,
कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उनमें से जो एक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स, ये सभी तो पाए ही जाते हैं। इसके साथ में समझिएगा, इसके साथ में इन्होंने कहा वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो ग्लूकोज है रक्त में, ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है इसमें पॉलीसैकेराइड्स में, यानी कि ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर के जाता कहाँ, याद रखिएगा, किसमें, लीवर में। किसमें बेटा, लीवर में, यानी कि यकृत में। और मैं आपको बता दूं, यकृत यानी लीवर की हम बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही भंडारण नहीं करता है। लीवर जो है वह वसा का भी भंडारण करता है। लीवर जो है वह विटामिन का भी भंडारण करता है। लीवर जो होता है अपने अंदर डीएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा अमीनो एसिड्स को भी रखता है, अमीनो अम्ल को भी रखता है। लीवर की अगर हम बात करें तो न जाने कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यह परफॉर्म करता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर। आगे बात करें, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। साथियों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा या पेट है, इसी के लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, लेफ्ट और राइट में, यहां पर एक बड़ी सी ग्रंथि लगी होती है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं, यानी कि लीवर, ठीक है। और ये जो यकृत है, ये जो लीवर है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या करता है, अपने अंदर पित्त का निर्माण करता है। किसका, पित्त का। और ये जो पित्त है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइल जूस। अब निर्माण होता है लीवर में और आता कहां पर है, यहां पर एक पाउच लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। बच्चे अक्सर कंफ्यूज किस बात से होते हैं, अगर ऑप्शन यहां पर दे दिया जाता कि इन पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत होता, और यहां पर लिख दिया जाता गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। मोस्टली बच्चे पित्त और पित्ताशय के नाम से इसको आंसर लगा देते, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बाइल जूस है निर्माण करता है लीवर और आकर के स्टोर कहां होता है, पित्ताशय में। बात आती है कि पित्त का यानी कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, याद रखिएगा, यह वसा का सरलीकरण कर देता है। इसका बेटा सरलीकरण कर देता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट कर देता है। यहां पर याद रखिएगा, इस पित्त का एक और कार्य है, क्योंकि जो स्टमक है उसमें हाईली एसिडिक मीडियम है, एसिडिक, ठीक है। और अगर भोजन का माध्यम लगातार एसिडिक बना रहेगा तो इसमें जो एंजाइम्स है वो अच्छे से क्रिया नहीं कर पाएंगे। पित्त जो होता है वह जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटी आंत में यहाँ पर स्रावित हो जाता है और वो क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को बेसिक कर देता है, जिसके बाद से पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम्स और जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं वो अपनी क्रिया करके भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कर पाते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलें अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पित्त जमा होता है। देखिए अभी नाम आया गॉल ब्लैडर, मैंने बताया इसी को बोलते क्या है, पित्ताशय। क्या बोलते बेटा, पित्ताशय। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, मैंने आपको बताया। लगाइए गैस जल्दी से और कमेंट करके बताइए कि जो पित्त होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फैट, कंट्रोलिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, नन ऑफ दीज। देखिए एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फैट्स, बिल्कुल एक प्रकार से इसका यही कार्य है। क्यों, ये खुद नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मैंने अभी यही बात कही थी। ये करता क्या है, वसा को सरल कर देता है जिससे कि
क्योंकि याद रखिएगा जो फैट होता है वो बना किससे है? फैटी एसिड से। फैटी एसिड से, ठीक है। और वसा का डाइजेशन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और इसलिए इसमें जो बाइल जूस होता है, याद रखिएगा बाइल जूस जो होता है वह सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, जिसके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम्स अपना एक्शन करके इसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाते हैं। चले भाई नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? अब देखिए लीवर क्या करता है, लीवर के कार्य मैं बता दूं आपको। लीवर, एक तो लीवर की बात करें तो लीवर जो होता है ब्लड सेल्स का भी निर्माण करता है। सबसे बड़ी बात, भ्रूण अवस्था जब होती है, देखिए कौन सी? भ्रूण अवस्था में यह लीवर जो है भ्रूण में आरबीसीज के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, एक फंक्शन। दूसरा अगर आप देखें लीवर का एक फंक्शन क्या है, यह लीवर जो होता है अपने अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कैसी प्रोटीन्स हैं? याद रखिएगा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और लीवर का फंक्शन देखिए क्या है, अपने अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का संचय कर लेता है अपने अंदर, ये तीनों का भंडारण करता है। और लीवर की बात कर लें तो लीवर अपने अंदर विटामिन ए, डी, ई, के इनका भंडारण कर लेता है। और बात करें तो लीवर क्या करता है, लीवर अपने अंदर जो है वो डीएमिनेशन की प्रोसेस, डीएमिनेशन यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिनका प्रोटीन बनाने में रोल नहीं है, अगर वो आ गए हैं तो क्या करता है, उनको डीएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करके वो यूरिया का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया का निर्माण आखिर कहां पर होता है, तो याद रखिएगा लीवर में। कहीं पर आप किडनी मत लगा देना, याद रखिएगा जो किडनी होती है, किडनी, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ध्यान रखेंगे इसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन बनने के बाद जो वाटर जैसा बनता है मटेरियल वो कहलाता है यूरिन यानी कि मूत्र। ध्यान दीजिएगा वह क्या कहलाता है? मूत्र, जिसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? यूरिया। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए बात, क्योंकि जब लीवर में यूरिया बन जाती है तो वो सीधे किस में चली जाती है बेटा? बाद में ब्लड में रिलीज कर दी जाती है, और ब्लड ले जाकर के फिल्टर कर देता है किसके अंदर? किडनी में फिल्ट्रेशन कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरिया। चले भाई अगले प्रश्न की ओर। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। देखिए एक तो जो लिपिड्स होता है यानी वसा का जो पाचन है वो लाइपेज के माध्यम से होता है, ठीक है, एक तो। दूसरा, इस पर अगर हम बात करें तो बहुत थोड़ी मात्रा में जो बाइल जूस ये जो होता है एसिड, ठीक है, बाइल जूस यहां पर लिखा होना चाहिए था, बाइल जूस, ये ज्यादा करेक्ट है। अब बिल्कुल ठीक है, बाइल जूस और लाइपेज नामक ये जो एंजाइम है ये दोनों ही याद रखिएगा वसा का निम्नीकरण कर देते हैं, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है, लीवर के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? आइए देखते हैं।
ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन है, टैलिन है और पेप्सिन है। तो याद रखिएगा इसमें ये जो गैस्ट्रिन है ना, ये गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। गैस्ट्रिन जो है वह एक पाचक एंजाइम नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चले भाई अगले प्रश्न पे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? अभी हमने इसी बात की चर्चा की थी, जो लीवर होता है, लीवर वो क्या होता है? जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जो है वह कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करा दिया? ग्लाइकोजन में। और ये किसमें स्टोर हो गया? लीवर में। अब जरूर समझिएगा, दरअसल जब अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है यानी एक्सेस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। अब मान लीजिए आपने भोजन एक टाइम कर लिया, भोजन करने के बाद में काफी देर आपने गैप रखा, धीरे धीरे रक्त की शर्करा यूज हो गई, अब उसको फिर से जरूरत पड़ गई किसकी? एनर्जी की। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। अब यही लीवर क्या करता है? इसी ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करा देता है किसमें? ग्लूकोज में। यह पावर है किसके पास में? लीवर के पास में होती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाता है, स्टोर किसमें? लीवर में। और जरूरत पड़ने पर यह लीवर वापस इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से जो ग्लूकोज है वह महत्वपूर्ण रोल हमारे बॉडी के अंदर प्ले करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे चले, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसका जब कन्वर्जन हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। तो याद रखिए जो ग्लाइकोजन है मेनली दो जगह पर स्टोर होती है, लेकिन ग्रेटर अमाउंट में लीवर में, ग्रेटर अमाउंट में लीवर में, ठीक है। और याद रखिएगा जो लेस अमाउंट है वो मसल्स में है, ठीक है, यानी मांसपेशियों में भी या कुछ रूप में जमा हो जाता है। ध्यान ये रखिएगा, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कहां पर स्टोर होता है, भंडारित होता है। तो एक आंसर आपका मिल जाएगा कौन सा? लीवर, और दूसरा मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा किस रूप में जमा होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट के, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। आगे चलें। हाँ, अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो जो वसा है ना, वसा, फैट, इसमें सर्वाधिक एनर्जी होती है 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 ग्राम में, 1 ग्राम। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका 1 ग्राम अगर कंबशन होता है तो मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। लेकिन यहां पर साथियों हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखिएगा? ध्यान ये रखना है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं या जो हमारी बॉडी है वह किससे एनर्जी प्राप्त कर पाएगी? तो वो कार्बोहाइड्रेट से कर पाती है, वह वसा से प्राप्त नहीं कर पाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से लगभग कितने कैलोरी मिलती है? अभी मैंने बताया ऑप्शन ए होगा 9.3। आगे चले, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन जो है उनकी यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, ठीक है। और अमीनो एसिड्स का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट, वो कौन है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। याद रखिएगा, अमीनो एसिड्स में जो अमीनो ग्रुप लगा होता है जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अमीनो ग्रुप, इसका ध्यान रखेंगे। ये रहा नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का इंग्रेडिएंट अगर कोई पॉइंट होता है, मटेरियल है, तो वो कौन है? नाइट्रोजन।
आगे ध्यान रखें। आता है प्रोटीन की कमी से क्या होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग हो जाते हैं। एक का नाम है क्वाशरकोर, ये रहा क्वाशरकोर, और दूसरा भी नाम नोट कर लीजिएगा, मेरास्मस। बेटा याद रखिएगा, ये दोनों ही रोग होते हैं बच्चों में होते हैं, इसमें बच्चों में होते हैं। क्वाशरकोर में क्या होता है, छोटे बच्चे का पेट यानी बेली जो है वो रीजन बाहर आ जाता है, ठीक है, और पूरा शरीर जो है उसका दुबला रहता है। जबकि जो मेरास्मस होगा उसमें पूरा शरीर जो है वह दुबला हो जाता है, जो रिब्स होती है, हड्डियां होती हैं जो सीने की, वो दिखाई देने लगती हैं, और चेहरे पर झुर्रियां सी पड़ जाती, लटकने सा लगता है, यानी छोटा बच्चा जो है वो बूढ़ा नजर आने लगता है। ये दोनों ही डिजीज किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा, एक है क्वाशरकोर और दूसरा मेरास्मस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगली बात करें, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। अगर जानते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट जो विटामिन है उसका अगर नाम बता सकें। यहां पर देखिए, एक तो फॉलिक एसिड है, टोकोफेरॉल है, थाइमिन है, नेप्थोक्यूनोन है, ठीक है। टोकोफेरॉल बेटा किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं, और थाइमिन जो होता है ना, विटामिन B1 होता है। अब बात करें हम अगर यहां पर एक नेप्थोक्यूनोन, और याद रखिएगा यह किसको बोला था, विटामिन के, और विटामिन के का एक और नाम है वो भी नोट कर लीजिएगा, वो है फिल्लोक्विनोन, ठीक है। क्या है वह, फिल्लोक्विनोन। दोनों इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक विटामिन है, क्योंकि विटामिन के की सहायता से ही रक्त में जो एक प्रोटीन होती है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, इसका निर्माण इसी विटामिन के की सहायता से हो पाता है। आगे चलें, विटामिन ए का उत्कृष्ट सोर्स, तो याद रखिएगा पका हुआ आम जो होता है यह विटामिन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। मुझे आप फटाफट बताइए, जो विटामिन ए है उसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि रासायनिक नाम है वह क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक डिजीज होती है, एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रतौंधी, यानी कि इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आगे चले एक प्रश्न की ओर, वह है हमारा, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। देखिए मैंने आपको बताया, जब आप मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म आते हैं जैसे कि ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। फिर बात आती है डाइसेक्राइड्स की, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, किसकी, डाइसेक्राइड्स की, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में आप नाम पढ़ेंगे किसका, सुक्रोज का, जो बनी किससे है बेटा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनी है। यही सुक्रोज, इसको हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केन शुगर भी कहते हैं, यानी गन्ने की शर्करा, ठीक है। तो याद रखिएगा गन्ने की शर्करा कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो शक्कर होती है वह कैसी है बेटा, वह सुक्रोज शर्करा होती है। आगे चले अगले प्रश्न पे, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है, तो हमारे शरीर में वो कौन सी शर्करा है जिसको हम लोग जानते हैं, वो क्या है बेटा, ग्लूकोज। याद रखिएगा जो कोई भी आप शर्करा लेते हो अल्टीमेटली वह ग्लूकोज में जरूर कन्वर्ट होगी अगर बॉडी में एनर्जी लेनी है तो, क्योंकि जो ग्लूकोज है ना शरीर में, यही वो मटेरियल है जिसका कंबशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। याद रखिए क्या, ऑक्सीकरण होगा, और नतीजा क्या होगा, हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया को करते हैं, इसके लिए हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। याद रखिएगा श्वसन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन गैस जाती है, और ऑक्सीजन ही वो मटेरियल है जो ग्लूकोज को तोड़ता है। याद रखें, इसीलिए ग्लूकोज
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा प्रोडक्ट? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। ये आप सबसे सिंपल बात को याद रखें, इसीलिए मैं इतने सिंपल तरीके से चीजें बताता हूं कि ये बिल्कुल आपको याद हो जाए। ग्लूकोज को तोड़ने के कारण ही हम श्वसन करते हैं, अन्यथा श्वसन करने का और कोई रीजन नहीं है। ताकि श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाए, लंग्स के पास आरबीसीज आती हैं, आरबीसीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर के सेल में जाती हैं, सेल में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंबशन होता है, वाटर और कार्बोहाइड्रेट एज अ वेस्ट मटेरियल बनता है और हमको क्या मिलती है? एनर्जी। हमको क्या मिलती है? एनर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलें। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों। जरूरी नहीं है कि कोई चीज मीठी है और उसमें शर्करा हो, ठीक है। हाँ, शर्कराएं मीठी होती हैं, याद रखिएगा। इसमें एक ये आया सैकरिन, याद रखिएगा, यह एक कृत्रिम शर्करा है, कृत्रिम, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री में बनने वाला मटेरियल है, ठीक है। स्वाद में मीठा होता है, यह भी जान लीजिए, यह कृत्रिम सबसे मीठा होता है। अच्छा, बात करें जो प्राकृतिक शर्करा है, यानी कि नेचुरल जो शुगर होती है, कौन सी सबसे अधिक मीठी है? क्वेश्चन तो ये है, सबसे अधिक। तो याद रखिए फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज होती है। और ये जो सैकरीन है, सैकरीन फ्रुक्टोज से भी लगभग 235 गुना होती है, याद रखिएगा, हाईएस्ट, बहुत ही अधिक मीठी शर्करा यहाँ पाई जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर चलें। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा है? बात ये आती है, देखिए मायोग्लोबिन बात आ गई, यानी कि एक ग्लोबिन है, प्रोटीन है। अमीनो अम्ल की बात करें, प्रोटीन का इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये यूनिट है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह भी क्या है बेटा? ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और ये भी सब क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा आज का सेशन। देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। पूरी तरीके से जानकारी से भरपूर, आप चाहे जितना देखें, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी से भरी हुई चीज़ें ही मिलेंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।